Good evening, students. Welcome to SPMIS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking topic number 221 to 235. So before we proceed, there is a clarification. देखिए टॉपिक नंबर 203 जो हमने अंडमान निकोबार से रिलेटेड किया था, वहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए. दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, बैरन एंड नारकोंडम. बट नाउ बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एंड इन फैक्ट इट इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंटायर साउथ एशिया. नारकोंडम आइलैंड इज़ नो लॉन्गर अ वोल्केनिक आइलैंड. ओके, तो इस बात का ध्यान रखना. उसके अलावा आज जैसा कि आपने देखा, आज सिर्फ हम लोग 15 टॉपिक ले रहे हैं 221 टू 235. उसके पीछे एक कारण है. आई होप आप सबने सुन ही लिया होगा कि APS एग्ज़ाम अगस्त महीने में तो नहीं होगा. तो जब अगस्त महीने में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो डेली बेसिस पे हम लोग थोड़े कम टॉपिक्स लेकर के चलेंगे, ताकि आप अपना ज़्यादा टाइम पुराने जो टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसको रिवाइज़ करने पे लगाएं. इसकी चिंता नहीं करनी है किसी को भी कि पूरा सिलेबस मैं करा पाऊँगा कि नहीं करा पाऊँगा. मैं पूरा अगस्त महीना मिल चुका है, आराम से पूरा करंट अफेयर्स में आपका करा दूँगा. आई विल बी गिविंग यू मोर दैन रिक्वायर्ड, तो उसकी चिंता नहीं करनी. तो आगे से अब बस 15 टॉपिक्स करेंगे, थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन पुराने टॉपिक्स को रिवाइज़ करने पे ज़्यादा ध्यान रखिए. चलिए, लेटेस्ट टेक टॉपिक नंबर 1 और दैट इज़ टॉपिक नंबर 221 ओवरऑल, एंड दिस इज़ अबाउट हिमा दास. ठीक है, तो हिमा दास से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है. ध्यान से सुनिए. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन ए ट्रैक इवेंट. और इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप में एट टैम्पीरे इन फिनलैंड इन 2018. उसके बाद इन्होंने इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया 400 मीटर्स में. वो 400 मीटर्स इन्होंने कवर किया 50.79 सेकेंड्स में इन 2018 एट एशियन गेम्स इन जकार्ता, इंडोनेशिया. हिमा दास को कुछ अलग अलग निकनेम से भी बुलाया जाता है, जैसे दिहिंग एक्सप्रेस या मोंजोई. तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 222 इज़ अबाउट नोटा ऑप्शन इन इलेक्शन. तो देखिए, नोटा का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, नन ऑफ द अबव ऑप्शन. तो कभी कोई आप वोट करने गए और आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो आप नोटा का बटन दबा के आ सकते हैं. नोटा का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है और तमाम जो कैंडिडेट्स और उनके सिंबल के नीचे सबसे नीचे दिया होता है नोटा का सिंबल यानी नोटा का बटन. नोटा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, व्हेन देयर वर असेंबली इलेक्शंस इन सम स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. तो सब याद नहीं करना है, लेकिन याद रखिए कि पहली बार लोकसभा इलेक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में ये इंट्रोड्यूस हुआ था नोटा का ऑप्शन पहली बार. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रेस्क्राइब किया, सब में लोकसभा हो, राज्यसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, सब में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही 2018 में नोटा के ऑप्शन को स्ट्राइक डाउन कर दिया फॉर राज्यसभा इलेक्शन. उसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि नोटा जो ऑप्शन है दैट इज़ जस्ट सिंबॉलिक. मतलब अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट भी पड़ गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होगा. नोटा को अगर सबसे ज़्यादा वोट पड़ गए तो उसके बावजूद भी जो दूसरा कैंडिडेट जो नोटा के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो इलेक्टेड माना जाएगा. तो दैट इज़ वाई नोटा इज़ कंसिडर्ड टू बी जस्ट सिम्बॉलिक. तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 223 इज़ अबाउट नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम. तो देखिए, इस साल US के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अर्थ डे, जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखना अर्थ डे इंपॉर्टेंट है, तो अर्थ डे के अवसर पे एक वर्चुअल क्लाइमेट समिट बुलाई थी. इस वर्चुअल क्लाइमेट समिट में उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोग दुनिया भर के कंट्रीज़ मिल करके एक नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम बन जाते हैं. नेट जीरो मतलब ओवरऑल हम लोग कोई ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं करेंगे. नेट जीरो मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस इमिट करेंगे उतना ग्रीन हाउस गैस हम कैप्चर भी कर लेंगे. तो दैट वाज द प्रपोजल मेड इन दिस वर्चुअल क्लाइमेट समिट कि नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम को ज्वाइन कर लेते हैं. लेकिन इंडिया ने इस नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम को हाल फिलहाल के लिए ज्वाइन नहीं किया. इंडिया का कहना था कि जो पेरिस क्लाइमेट डील में हमने कमिटमेंट किया है हम पहले उसको पूरा करेंगे, बाद में कुछ नेट जीरो बनने का सोचेंगे. तो अभी तक इंडिया ने नेट जीरो का कमिटमेंट तो देखो नहीं किया है. नेट जीरो को ही हम लोग कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी, कि भाई जितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड या उसके जैसे बाकी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट किए हैं, या तो पेड़ पौधे लगा करके जिनको कार्बन सिंक भी कहते हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लें, या तो फिर कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज लगा करके जिनको हम लोग कार्बन सेक्वेस्टरेशन प्लांट्स कहते हैं, इस तरह की फैक्ट्रीज लगा करके इन कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लें. तो तब कहा जाएगा नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रलिटी, कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा उतना कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हमने एब्जॉर्ब कर लिया.
सो सच सिस्टम और सच कंट्री और सच एरिया विल बी नोन एज नेट जीरो रीजन या फिर नेट जीरो कंट्री या फिर कार्बन न्यूट्रल कंट्री। और यूएस ने यही प्रपोज किया कि दुनिया के देश मिलकर के नेट जीरो फॉरम बन जाते हैं। इंडिया ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? एक वर्चुअल क्लाइमेट समिट बुलाई गई थी 22 अप्रैल को बाय यूएस अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ देयर प्रेसिडेंट जो बिडेन। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्चुअल क्लाइमेट समिट बुलाई गई थी। ये जो नया इस वर्चुअल क्लाइमेट समिट में एक नया फॉरम बनाया गया, उस फॉरम का नाम है नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉरम। इसमें हाल फिलहाल में तो 5 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है, कनाडा, नॉर्वे, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूएस। नेट जीरो मीन्स कार्बन न्यूट्रलिटी ऑल्सो। इस ऑफ कोर्स इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया इस नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉरम को, जो इस वर्चुअल क्लाइमेट समिट में बनाई गई है। फोकस एरिया क्या रहेगा नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉरम में कि मीथेन रिलीज को कम किया जाए, सर्कुलर इकोनॉमी बनाई जाए। तो सर्कुलर इकोनॉमी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, इसी पीटी सेशन में करा चुका हूँ मैं, जिसमें मिनिमम वेस्टेज होता है, इनफैक्ट जीरो वेस्टेज होगा। डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फॉर एनर्जी, तो हाइड्रोकार्बन के अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस करेंगे। एंड क्रिएशन ऑफ कार्बन सिंक। तो दीज आर द 4 फोकस एरियाज फॉर नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम क्रिएटेड इन वर्चुअल समिट अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूएस दैट वाज ओवरऑल चेयर्ड बाय जो बिडेन। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 224 इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट लार्ज कार्बन न्यूट्रल रीजन। तो देखिए, पिछले साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे स्पीच देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लद्दाख, लेह और कारगिल वाला जो इंडिया का रीजन है, उन एरिया को हम लोग इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन की तरह डेवलप करेंगे। देखिए, हमारे देश में छोटे मोटे एरियाज वैसे कार्बन न्यूट्रल हैं, जैसे कुछ एक गांव केरला में कार्बन न्यूट्रल हैं, या फिर दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कार्बन न्यूट्रल है। लेकिन कोई भी लार्ज एरिया अभी तक कार्बन न्यूट्रल है नहीं, लार्ज रीजन कार्बन न्यूट्रल है नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम लोग ये जो लद्दाख, लेह और कारगिल वाला एरिया है, इसको कार्बन न्यूट्रल रीजन की तरह डेवलप करेंगे। अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की और कार्बन इमिशन की बात की जाए तो इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट कार्बन इमिटर आफ्टर चाइना एंड यूएस। अगर ओवरऑल दुनिया में देशों की बात की जाए कि कौन कौन से देश कार्बन न्यूट्रल बन चुके हैं, तो माना जाता है कि भूटान ऐसा देश है जो बस कार्बन न्यूट्रल नहीं बना है, वो कार्बन निगेटिव बना हुआ है। मतलब जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उससे ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसने बहुत सारे ट्रीज, फॉरेस्ट लगा रखे हैं अपने यहाँ पे। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 225 इज अबाउट ब्रिक्स समिट। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट था ब्रिक्स का, इनफैक्ट स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिक्स ना होकर के ब्रिक कॉन्सेप्ट था, BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। ये कॉन्सेप्ट पहली बार दिया था एक इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील, जो गोल्डमैन सैक्स के बाद में चेयरमैन भी रहे, यूके के इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ नील। इन्होंने दिया ये कॉन्सेप्ट ब्रिक का। इन्होंने ये ब्रिक का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी में ये जो 4 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, यही 4 देश सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाले, इकोनॉमिकली पावरफुल होने वाले, इसलिए इन सब कंट्रीज़ को साथ में आकर के कोऑपरेट करना चाहिए। तो जिम ओ नील के इस सजेशन के बाद ब्रिक कंट्रीज़ ने आपस में ग्रुपिंग बनाई, ब्रिक ग्रुपिंग 2009 में। उसकी पहली समिट हुई रसिया याकातरीनबर्ग में, याकातरीनबर्ग रसिया में पहली समिट हुई। 2010 में फिर मिले ब्राज़ीलिया में, इन ब्राज़ील। लेकिन 2010 में एक नई बात हुई, यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और इसके साथ ही ब्रिक बिकेम ब्रिक्स। 2014 वाला जो समिट हुआ था, फोर्टेलेजा समिट इन ब्राज़ील, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक हमने ब्रिक्स बैंक बनाया जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, दैट इज़ हेडक्वार्टर इन संघाई, चाइना। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे सारे जो कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, सबको बराबर वोटिंग राइट है। 1 कंट्री 1 वोट का कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होता है। दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF। इसी कारण से उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं माना जाता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाता, लेकिन ब्रिक्स बैंक इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ 1 कंट्री
1 वोट। अगर इंडिया में ब्रिक्स समिट की बात की जाए कि इंडिया ने कौन कौन से ब्रिक्स समिट अभी तक कंडक्ट कराए हैं, तो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था इंडिया में 2012 में, फिर 2016 में, और नेक्स्ट जो ब्रिक्स समिट होने वाला है जो 2021 में होगा, डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, वो इंडिया ही चेयर करेगा। तो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट इज़ टू बी हेल्ड इन इंडिया इटसेल्फ। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ब्रिक्स गेम अनाउंस होने वाले हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वैसे ही ब्रिक्स गेम भी अनाउंस होने वाले हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 226 इज अबाउट ओस्लो पीस अकॉर्ड। ओस्लो पीस अकॉर्ड इस बार बहुत न्यूज में है और कारण काफ़ी सरल है। आपको पता है कि पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में कितने कन्फ्लिक्ट हुए इस साल, इसी कारण से एरिया न्यूज़ में है। अब एपीएससी पता नहीं इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल कितने पूछेगा, यूपीएससी में तो बहुत आता है। इस कारण से इस एरिया की मैं मैपिंग आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अब इजराइल पैलेस्तीन के बीच का क्या हिस्ट्री है, क्या कन्फ्लिक्ट है, वो मैं यहाँ आपको नहीं कराऊंगा। अगर आपको इजराइल पैलेस्तीन के कन्फ्लिक्ट की पूरी हिस्ट्री समझनी है तो आप हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस 21 मई 2020 का जाकर के देख सकते हैं। आपको इजराइल पैलेस्तीन की पूरी कन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगी। यहाँ तो मैं मोटा मोटा ये बताऊंगा कि ये समझिए सेक्टेरियन या कम्युनल कन्फ्लिक्ट है। इजरायली लोग जूस कम्युनिटी के हैं, जबकि ये जो छोटा सा एरिया है, एक तरफ गाजा स्ट्रिप और यहाँ पे वेस्ट बैंक, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पैलेस्टीनियंस कहते हैं। एंड दीज पीपल आर अरबिक स्पीकिंग इस्लामिक पीपल, जिनको हम लोग पैलेस्टीनियंस कहते हैं, अरबिक स्पीकिंग इस्लामिक पीपल। और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। 1948 में इजराइल एक कंट्री की तरह बना, धीरे धीरे ये पैलेस्तीन के और सारे टेरिटरीज एक्वायर करता रहता है, इसलिए इजराइल और पैलेस्तीन में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है। ओस्लो अकॉर्ड इस साल बहुत न्यूज़ में है, इसलिए मुझे लगता है सीधा सीधा आपसे पीटी में पूछ लेगा ओस्लो अकॉर्ड, क्योंकि ये इजराइल और पैलेस्तीन का कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 1993 में यूएस ने मीडिएट कराया था, दोनों में बातचीत कराई थी और एक एग्रीमेंट साइन कराया था जिसको कहा जाता है ओस्लो अकॉर्ड। इस साल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पैलेस्तीन बार बार धमकी दे रहा है इजराइल को कि अब हम ओस्लो अकॉर्ड कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड में क्या बातें हुई थी वो भी मैं बता देता हूँ ब्रीफली, कि भाई इजराइल पैलेस्तीन को एक लोकल गवर्नेंस का अधिकार देगा। ठीक है, पूरी तरह कंट्री की तरह आइडेंटिफाई नहीं करेगा, यानी कम से कम इनको सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार देगा यहाँ पे वेस्ट बैंक में और यहाँ गाजा स्ट्रिप में। और उनकी जो अथॉरिटी, उनकी जो सरकार होगी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उनके साथ फ्यूचर में नेगोशिएट करके बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। ऐसा इस ओस्लो अकॉर्ड में फाइनलाइज किया गया। दैट वाज हेल्ड इन 1993, फर्स्ट ओस्लो अकॉर्ड हेल्ड इन 1993। अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि जेरूसलम जो कन्फ्लिक्टेड सिटी है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, दोनों चाहते हैं कि जेरूसलम हमें मिल जाए क्योंकि दोनों के लिए सैक्रेड प्लेस है। तो इजराइल कह रहा है कि हम जेरूसलम को पूरी तरह से एक्वायर कर लेंगे, उसमें यूएस भी उसका सपोर्ट कर रहा था। उसके अलावा इजराइल ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर कर रहा है पैलेस्तीन का वेस्ट बैंक में। इसी कारण से पैलेस्तीनियन अथॉरिटी के जो हेड हैं महमूद अब्बास, उन्होंने कहा था कि मैं ओस्लो अकॉर्ड को कैंसिल कर दूंगा। तो इस कारण से ओस्लो अकॉर्ड बहुत न्यूज़ में था। ध्यान से देखो, 2 टेरिटरी है इनकी पैलेस्तीन की, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप। ठीक है जी। अभी इजराइल अभी भी क्या करता है, डिस्पाइट ओस्लो अकॉर्ड इनकी टेरिटरी को वो कैप्चर करता रहता है, थोड़ा बहुत टेरिटरी इधर उधर से कैप्चर करता रहता है। और इसीलिए अपने राइट्स को बचाने के लिए इन पैलेस्टीनियन लोगों ने इस एरिया में, ये जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, अपने राइट्स को वहाँ पे बचाने के लिए इन पैलेस्टीनियन लोगों ने एक फाइटर रेडिकल ग्रुप बना दिया है, फाइटर इस्लामिक रेडिकल ग्रुप बना दिया जिसका नाम है हमास। इसी हमास ने बहुत सारे रॉकेट अटैक्स किए थे। वो रॉकेट अटैक्स और डोम जो सिस्टम है इजराइल का, वो उसको मैं बाद में कवर करा दूंगा, लेकिन आई होप आपको याद आ रहा होगा कि इजराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट अटैक्स हुए थे इस साल मई महीने में। तो इसी हमास ने यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट अटैक्स किए थे इजराइल के ऊपर। तो हमास भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो जो बातें आपको याद रखनी है, ओस्लो पीस अकॉर्ड इन 1993 बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन दैट वाज मीडिएटेड बाय यूएस। इसके हिसाब से द पैलेस्टीन टेरिटरी ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक विल बी आइडेंटिफाइड बाय इजराइल फॉर सेल्फ गवर्नेंस बाय पैलेस्टीनियन पीपल एंड फर्दर बाउंड्री डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व बाय नेगोशिएशन। लेकिन फिर भी इजराइल क्या करता है, और ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करता रहता है इलीगल तरीके से। दैट इज़ वाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड महमूद अब्बास ने कहा था कि हम ओस्लो पीस अकॉर्ड कैंसिल कर देंगे। और एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप भी बना दिया है पैलेस्टीनियन लोगों ने यहाँ पे, जिसका नाम है हमास, जो इस गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में एक्टिव है। उसके अलावा ध्यान से देख लो, एक और मैपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है पीटी में पूछ ले। यहाँ पे है सनाई पेनिनसुला।
ये है सनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का ये पार्ट है। ये सनाई पेनिनसुला पूरी तरह से इजिप्ट का पार्ट है। पहले इजराइल ने इसको भी कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में इसको इजिप्ट को दे दिया। ये सनाई पेनिनसुला, ये गाजा स्ट्रिप से बाउंड्री शेयर करता है। सनाई पेनिनसुला इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इजिप्ट का हिस्सा है। इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ इजिप्ट विच इज इन एशिया। तो ये पार्ट एशिया में है, इजिप्ट का हिस्सा है लेकिन एशिया में है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 227, जीसैप। तो देखो, जीसैप नाम से घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है कि आरबीआई भारत सरकार के बॉन्ड्स खरीदेगी। जीसैप को आरबीआई खरीदेगी भारत सरकार की। देखो, इतना तो आपको पता है कि कोरोना के कारण भारत सरकार की कमाई कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं। तो इस कारण से इस बार भारत सरकार ने प्लान किया कि बहुत ज़्यादा वो बोरोइंग करेंगे, यानी कि फिस्कल डेफिसिट विल बी वेरी हाई इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर ऑल्सो। फिस्कल डेफिसिट विल बी समवेयर क्लोज टू 6.8%। फिस्कल डेफिसिट हाई मतलब ज़्यादा बोरो करना होगा, और बोरो करने के लिए उनको कहाँ जाना होगा? मार्केट में, फाइनेंशियल सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स वगैरह से बोरो करेंगे। उसके अलावा और भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से वो बोरो कर सकते हैं, हाई वर्थ इंडिविजुअल से बोरो कर सकते हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि अगर मार्केट से वो बोरो करेंगे तो फिर भारत सरकार अगर मार्केट से इतना बोरो करेगी, फिस्कल डेफिसिट इतना हाई है, तो उस केस में होगा क्या कि बाकी फर्म्स के लिए पैसा कम रहेगा। एंड दैट सिनेरियो इज नोन एज क्राउडिंग आउट। when government of India borrows a lot from financial institutions in the economy, in that case the money left for the firms, businesses is less, and it is said that firms and businesses have been crowded out because most of the money has been absorbed by the government of India. That money could have been used by the firms in more productive manner, but that money has been borrowed by government of India. तो ये crowding out के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने एक नया प्रोविज़न लाया है कि देखिए, वैसे भारत सरकार को पैसे की तो ज़रूरत है क्योंकि कोरोना का सिनेरियो है, कमाई कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, हेल्थ पे ध्यान देना है। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि सर ठीक है, आप अपने बॉन्ड रिलीज़ करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज़ करो, ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटी, लेकिन 1 लाख तक का, 1,20,000 तक का गवर्नमेंट बॉन्ड हम ही खरीद लेंगे। जैसे ही सेकेंडरी मार्केट में वो रिलीज होगा हम उसको खरीद लेंगे। एंड दैट प्रोग्राम हैज़ बीन नोन एज जीसैप प्रोग्राम। तो आरबीआई की ये प्रोग्राम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आई होप आप समझते होंगे, सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिकते हैं, चाहे ट्रेजरी बिल हो या डेटेड सिक्योरिटी हो। आरबीआई ने कहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम ही खरीद लेंगे सेकेंडरी मार्केट से 1,20,000 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड हम ही खरीद लेंगे। इससे होगा क्या कि मतलब कम से कम 1,20,000 करोड़ भारत सरकार को इकोनॉमी से तो बोरो नहीं करना होगा। सो दैट वे एटलीस्ट सम क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैन बी अवॉइडेड। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में भी समझ लीजिए। आई होप जीसैप प्रोग्राम आपको समझ आ गया है। इट्स वेरी सिंपल। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई इटसेल्फ विल बाई सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स सो दैट देयर इज नो क्राउड आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरह की गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करती है, ट्रेजरी बिल जिसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं होता है, बट इट इज सोल्ड एट डिस्काउंटेड रेट। आई होप याद आ रहा है आपको। उसके अलावा शॉर्ट टर्म ये होता है, लेस देन 1 ईयर, 364 डेज मैक्सिमम, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। डेटेड सिक्योरिटी होता है लॉन्ग टर्म, इसमें एक इंटरेस्ट भी ऑफर होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना बॉन्ड रिलीज कर सकती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज कर सकते हैं, लेकिन स्टेट बॉन्ड गवर्नमेंट्स कैन नॉट रिलीज ट्रेजरी बिल। स्टेट गवर्नमेंट कैन रिलीज ओनली डेटेड सिक्योरिटी। और आरबीआई जो है वो दोनों ही, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, दोनों को ही आरबीआई मैनेज करती है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज कंडक्टेड बाय आरबीआई एवरी फ्राइडे। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 228 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। सो समझिए ध्यान से, आपको मैं कई दफ़ा न्यूज़पेपर में करा चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, ये एक यूनाइटेड नेशन का लॉ है, कन्वेंशन है, जिसके हिसाब से किसी सी के अंदर, मान लीजिए कोस्ट है इंडिया का, तो इस कोस्ट से कितनी दूरी तक जो पानी है वो इंडिया यूज कर सकता है, यानी कि कोई भी कंट्री उससे कोस्ट से जुड़ा हुआ जितना पानी कहाँ तक वो यूज कर सकता है। दैट इज डिटरमाइंड अंडर दिस लॉ, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। तो अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी की, तो कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर, और टेरिटोरियल वाटर इज एज गुड एज द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। टेरिटोरियल वाटर में कैसा है, 12 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर है, प्लस जो सरफेस है, प्लस जो एयर स्पेस है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द कंट्री जिसकी ये टेरिटरी है।
फिर 12 नॉटिकल माइल से लेकर के 24 नॉटिकल माइल्स तक इट इज़ नोन एज कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन में कैसा है कि वाटर, इसके अंदर की फिशेज, उसके अलावा जो सरफेस का मिनरल्स है, जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द कंट्री बट नॉट द एयर स्पेस। तो यहाँ पे कैसा है कि इट एयर स्पेस राइट नहीं है कंट्री को, इट डज नॉट प्रोवाइड एयर स्पेस राइट। और फिर बेस से ये जो कोस्ट है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ तक कैसा है कि कंट्री यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकती है, जैसे कि मान लीजिए फिशिंग का, या फिर यहाँ से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकाल सकती है, लेकिन उसके आगे वो नहीं जा सकती। इसके आगे का जो एरिया उसको कहा जाता है हाई सी। अब एक ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि ये जो टेरिटोरियल वाटर है, या इनफैक्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक का जो वाटर है, सब कुछ ये यहाँ पे कंट्री के अपने अधिकार हैं। जैसे ये कंट्री का ये लैंड है, तो इस कंट्री के अपने अधिकार हैं। यहाँ तक एयर स्पेस, वाटर स्पेस सब कुछ है कंट्री का। यहाँ पे पूरा वाटर स्पेस है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई शिप यहाँ आ नहीं सकता। कोई शिप आ सकता है, बशर्ते वो शिप कोई हथियार लेकर के ना आ रहा हो। तो दैट मीन्स डिस्पाइट दिस बीइंग टेरिटोरियल वाटर, अदर शिप्स हैव राइट टू इनोसेंट पैसेज। मतलब कोई हथियार वगैरह ना लेकर के आ रहे हो तो दे कैन ईजिली पास थ्रू इट, राइट टू इनोसेंट पैसेज। तो ये मान लीजिए कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का टेरिटोरियल वाटर है, तो शिप्स हैव राइट टू मूव थ्रू दिस एरिया, राइट टू इनोसेंट पैसेज। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया है, यूएनसीएलओएस कहता है कि अदर शिप्स हैव राइट टू इनोसेंट पैसेज, लेकिन भारत सरकार ने कानून बना दिया है, टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। इसमें भारत सरकार ने क्या कहा है कि ठीक है, बाहर से अगर कोई शिप आता है तो वो पास कर सकता है, यहाँ से राइट टू इनोसेंट पैसेज है, लेकिन पास होने के लिए पहले हमसे परमिशन लेना होगा, हमारी नेवी से या कोस्टल कमांड से परमिशन लेना होगा। अब यही छोटा सा प्रॉब्लम है कि भाई ये शिप यहाँ से पास तो हो सकता है, लेकिन पहले परमिशन लो। यूएनसीएलओएस में ऐसा कुछ नहीं लिखा। यूएनसीएलओएस में लिखा है कि अगर इसके पास हथियार नहीं है तो यहाँ से पास हो सकता है, उसको रोकेंगे नहीं। अब यही प्रॉब्लम हो गई है हाल फिलहाल में, इसीलिए न्यूज़ में था, क्योंकि यूएस नेवी की जो 7th फ्लीट है उसका एक शिप है यूएसएस जॉन पॉल जॉन्स। ये शिप जो है यूएस नेवी की 7th फ्लीट का, ये यहाँ से निकला और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए यहाँ से हमारा जो लक्षद्वीप है, वहाँ लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास से होते हुए गुजर गया। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो आप समझिए कि अंडमान सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये गुजर गया। अब ये जब ये यूएस की 7th फ्लीट जब मूव कर रही थी लक्षद्वीप के पास से, तो माना जा रहा है कि हमारे EEZ में घुस गया था बिना हमसे परमिशन लिए। तो हम कह रहे थे कि भाई तुमने हमारा ये कानून तोड़ा है। वो कह रहा था कि हम तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, यूएनसीएलओएस के हिसाब से, उस हिसाब से तो कोई परमिशन लेना नहीं था और हमारे पास हमने कोई आपको थ्रेटन तो किया नहीं है, सो इट वाज इनोसेंट पैसेज। तो दैट इज़ द न्यूज़। इस कारण से न्यूज़ में था ये पूरा चीज़। यूएनसीएलओएस 12 नॉटिकल माइल्स तक इस कानून के हिसाब से टेरिटोरियल वाटर होता है। वाटर एंड एयर स्पेस बोथ बिलोंग्स टू द कंट्री बट अदर शिप्स हैव राइट टू इनोसेंट पैसेज। 24 नॉटिकल माइल्स तक कहा जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन, वाटर बिलोंग्स टू द कंट्री बट नो एयर स्पेस। 200 नॉटिकल माइल्स EEZ, यहाँ तक कंट्रीज मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इज नोन एज हाई सी। टेरिटोरियल वाटर हो, चाहे कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो, चाहे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 का हो, इट अलाउज इनोसेंट पैसेज बट ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल। हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि 7th फ्लीट ऑफ यूएस नेवी यूएसएस जॉन पॉल जोन्स मूव्ड क्लोज टू लक्षद्वीप विदाउट प्रायर परमिशन। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 229, डीप ओशन मिशन। तो देखिए भारत सरकार इस साल, अब वैसे तो ये मिशन काफ़ी सालों से न्यूज में था, लेकिन इस साल मई महीने में जाकर के अप्रूव कर दिया है डीप ओशन मिशन को। अप्रैल महीने के अंत में इस डीप ओशन मिशन को अप्रूव कर दिया। डीप ओशन मिशन 5 साल तक चलेगा, 2021 से 2026 तक। इसको कंडक्ट करने वाली एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इस डीप ओशन मिशन में हम क्या करेंगे कि डीप जो सी रीजन है उसको स्टडी करेंगे कि किस तरह के यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का
ओशन के इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो स्टडी करेंगे। उसके अलावा ये जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, वहाँ से हम लोग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालेंगे। पॉलीमेटालिक्स मतलब मल्टी मेटल नोड्यूल्स, अलग अलग तरह के मेटल्स जैसे कि निकेल, ब्रोंज, कॉपर, इन सबको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन रीजन से। अब इसमें आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कंट्री अपने पास 200 नॉटिकल माइल्स तक ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। उसके बाहर फिर इंडिया कैसे सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में ये डीप ओशन मिशन लॉन्च कर रहा है, क्योंकि ये तो हमारे EEZ से बाहर में है। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन काफ़ी दूर है 200 नॉटिकल माइल्स से। तो एक बात को आपको ध्यान से समझनी है कि जो हाई सी एरिया है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर वाला एरिया, EEZ वाला एरिया, वहाँ पे अगर कुछ भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है तो उसके लिए एक इंटरनेशनल अथॉरिटी बनाई गई है UNCLOS के अंतर्गत। उस इंटरनेशनल अथॉरिटी का नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर UNCLOS। इसका हेडक्वार्टर है जमाइका में। अगर EEZ वाले बाहर के किसी एरिया में अगर हमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है, जैसे इंडिया इस केस में कर रहा है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से हमें स्पेशल अप्रूवल लेना होता है। और इंडिया ने, भारत सरकार ने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से स्पेशल अप्रूवल ले लिया है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी कारण से जब ये हमें परमिशन मिल गया है कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं इवन इन हाई सी इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, और ये परमिशन इंडिया को मिला है फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इसके बाद अब हम लोग ये प्रोजेक्ट डीप ओशन मिशन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 230 इज अबाउट डीसैलिनेशन प्लांट। तो डीसैलिनेशन प्लांट तो आपको पर्पस पता ही है, ये जो सलाइन वाटर होता है ओशन का, जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, MgCl2, NaCl वगैरह, तो सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट को हटा दिया जाता है और फ्रेश वाटर को निकाल लिया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डीसैलिनेशन प्रोसेस। डीसैलिनेशन प्रोसेस का एक सबसे पॉपुलर तरीका है, सबसे मोस्ट यूज तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में इस तरह का एक मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है। मेम्ब्रेन समझिए तो एक थिक मटेरियल है। इस मेम्ब्रेन में एक साइड से प्रेशर से ये जब सॉल्ट वाटर भेजा जाता है तो पानी तो निकल आता है, पानी के मॉलिक्यूल्स, लेकिन सॉल्ट पीछे रह जाते हैं और इस कारण से फ्रेश वाटर सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सॉल्ट। लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी सारा सॉल्ट, सलाइन वाटर इस तरह का पीछे रह जाता है एज ए रेसिड्यू, जिसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। और ये ब्राइन को अगर आसपास के एरिया में रिलीज कर दिया गया तो वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस सैलिनेशन प्रोसेस, डीसैलिनेशन प्रोसेस, इफ़ इट इज़ नॉट डन इन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, मतलब ये ब्राइन को अगर ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द सराउंडिंग इकोसिस्टम। अभी अगर डीसैलिनेशन प्लांट की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डीसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, कम से कम 4। उसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी हैं, पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु इज कंसिडर टू बी पायनियर इन डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई के लिए एक डीसैलिनेशन प्लांट लगाया है। तो बातें जो आपको ध्यान रखनी है, रिवर्स ऑस्मोसिस से डीसैलिनेशन होता है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। जो हाईली कंसनट्रेटेड सलाइन वाटर होता है इसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। इट कैन डैमेज द सराउंडिंग एनवायरमेंट। तमिलनाडु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डीसैलिनेशन प्लांट एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज पायनियर इन डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। अदर स्टेट्स आर लाइक गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, दे ऑल्सो हैव डीसैलिनेशन प्लांट बट लेस एज कम्पेयर टू तमिलनाडु। हाल फिलहाल में देर हैज बीन अ डीसैलिनेशन प्लांट एस्टैब्लिश्ड एट मुंबई बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 231 इज अबाउट लेमूर्स। तो लेमूर्स आर ए काइंड ऑफ प्राइमेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन मडगास्कर, मेनली इन मडगास्कर या आसपास का जो छोटा मोटा आइलैंड है जिसको वनीला आइलैंड कहते हैं, मडगास्कर के आसपास का, और उनमें भी कॉमरूस वगैरह में मिल सकते हैं। दे हैव ए पावरफुल सेंट ग्लैंड दैट इज़ वेरी यूनिक। वाई? बिकॉज दे कैन रिलीज अ यूनिक काइंड ऑफ ऑर्डर। तो एक अलग तरह का स्मेल या ऑर्डर रिलीज कर सकते हैं ये लोग। दैट ऑर्डर इज यूज्ड बाय दीज लेमूर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। दे कैन यूज इट एज अ वेपन ऑल्सो। कोई अगर इनको दिखता है, कोई दुश्मन इनका, कोई ऐसा दूसरा जंगली जानवर दिखता है, तो लोग इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिलीज करते हैं कि वो बेहोश हो जाए। तो they have a very powerful scent gland that can be used for communication with other lemurs, that can be used as weapon also against other animals. There are about 111 lemur species in the world. Out of that, 24 are critically endangered, 49 are endangered and 20 are vulnerable. Lemurs are categorized as Appendix 1 animals in CITES. Lemurs are hunted for food. They are kept as pet as well. And World Lemur Day is celebrated on 30th October by IUCN.
इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 232, म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट। ये इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको समझाऊंगा नहीं, सीधा सीधा आपको रटना होगा क्योंकि काफ़ी टेक्निकल है। तो सबसे पहले समझिए कि देखिए ये जो म्यूऑन होता है, ये म्यूऑन ये एक तरह का समझिए तो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वैसे ही एटम में मिलने वाला एलिमेंट्री पार्टिकल है। इस एलिमेंट्री पार्टिकल को के ऊपर रिसर्च किया गया है अमेरिका के अंदर एक लैब में जिसका नाम है फर्मी लैब। इस फर्मी लैब में इस एलिमेंट्री पार्टिकल के नेचर के ऊपर रिसर्च किया गया, इस म्यूऑन के नेचर के ऊपर रिसर्च किया गया है, जिसमें जो बातें पता चली हैं वो कहीं ना कहीं डिफर करती हैं फ्रॉम द प्रेडिक्शंस मेड बाय स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। तो अब ये क्या है, देखिए स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर एक वेल डिफाइंड थ्योरी है जो बहुत सारी बातें बताता है फिजिक्स में, जैसे कि कौन कौन से हमारे यहाँ के फंडामेंटल फोर्सेज हैं हमारे यूनिवर्स में। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स प्रेडिक्ट्स 3 out of 4 fundamental forces in physics. तो 3 fundamental forces predicted by standard model of physics are electromagnetic forces, weak forces, strong forces. बट जो चौथा fundamental force है हमारे यूनिवर्स का, that is gravity force, that is not predicted by standard model particle of physics. तो एक तो बात ये हो गई, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस की बात बताता है, जिसमें से 4 में से 3 फंडामेंटल फोर्सेस वो प्रेडिक्ट करता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। उसके अलावा फंडामेंटल मॉडल ऑफ फिजिक्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, म्यूऑन्स एंड ऑल दैट। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ने जो भी बताया है ना म्यूऑन के बारे में, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ what we have found in this new test that has been done in Fermi lab. स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स कुछ और कहता है, ये फर्मी लैब के रिजल्ट से कुछ और पता चला है। और ये फर्मी लैब में जो टेस्ट में हमें जो पता चला है, इसी तरीके का आउटकम मिला था जब 20 साल पहले एक ब्रूक हैवन एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो मतलब 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, एक ब्रूक हैवन एक्सपेरिमेंट 20 साल पहले और एक अभी फर्मी लैब एक्सपेरिमेंट, जिसमें दोनों में हमें पता चला है कि जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स म्यूऑन के बारे में बताता है वो सही नहीं है। म्यूऑन क्या है? म्यूऑन एक तरह के लेप्टॉन्स हैं। लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनसाइड एटम्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन से ये म्यूऑन्स 200 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। उसके अलावा ये कैसा होता है, हाईली मतलब डिके करते हैं बहुत जल्दी, सो दे डिके एट ए वेरी फास्टर पेस, और इस कारण से म्यूऑन्स जो है उनको स्टडी कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी डिके करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही होते हैं लेकिन दे आर टाइप ऑफ लेप्टॉन्स। सीधा सीधा रटना है भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो म्यूऑन्स होते हैं लेप्टॉन्स, दे आर टाइप लाइक इलेक्ट्रॉन्स बट 200 टाइम्स हेवियर, दे डिके वेरी फास्ट, लेकिन उनका डिके प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लगा करके उनकी स्टडी की जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब लगाए जाते हैं उनको स्टडी करने के लिए, जैसे यहाँ पे लगाया गया है, तो उस केस में वो स्पिन करने लगते हैं, और जिस रेट से वो स्पिन करते हैं उस रेट को कहा जाता है G- फैक्टर। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड बट स्टिल आई बिलीव कि यूपीएससी के लिए तो कम से कम ये 3 स्टार टॉपिक है, एपीएससी में भी पूछ सकता है, इसलिए ये रट डालना सीधा। तो समझ लो क्या करना है। म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट हुआ है कहाँ पे? यूएस के फर्मी लैब में। इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट 2001 में हुआ था ब्रूक हैवन एक्सपेरिमेंट में। और ये जो दोनों टेस्ट हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, वो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स जो एक्सप्लेन करता है म्यूऑन के बारे में उससे मैच नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स की अगर बात की जाए तो यूनिवर्स के 4 में से 3 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में वो बताता है, बट इट डज नॉट टेल अबाउट ग्रेविटी। और इसके अलावा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ऑल्सो टेल्स अस अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड म्यूऑन्स। म्यूऑन्स क्या होते हैं? दे आर अ काइंड ऑफ लेप्टॉन्स, जस्ट मग इट अप, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स बट 200 टाइम्स हेवियर, दे डिके इन मिली सेकेंड्स। और इनके डिके को अगर स्लो करना है इनको स्टडी करने के लिए तो वी हैव टू पुट इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं दे स्टार्ट रोटेटिंग, और जिस पेस से वो रोटेट करते हैं उस पेस को हम लोग कहते हैं G- फैक्टर। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में रख करके जब उनको स्टडी किया जाता है तो उनको कहा जाता है G- एक्सपेरिमेंट। और जो हाल फिलहाल में एक्सपेरिमेंट किया गया है इसीलिए इसको कहा जा रहा है म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इट हैज़ बिन पुट इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इट हैज़ बिन स्टडीड इन फर्मी लैब। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 233, टारगेट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। तो देखो पेरिस क्लाइमेट डील तो मैं करा ही चुका हूँ, 2015 में किया गया, कॉप नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब तो मैं करा चुका हूँ, राइट।
इंडिया की INDC क्या है पेरिस क्लाइमेट डील में, वो भी करा चुका हूँ। अब देखिए पेरिस क्लाइमेट डील में एक टारगेट रखा गया है कि जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, मतलब 1870 माना जाता है प्री इंडस्ट्रियल टाइम, तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जो भी टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर हमें बढ़ने देना है बाय 2100, यानी कि साल 2100 तक हमें बस 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने देना है। व्हाट वाज टेम्परेचर एट 1870, तो 1870 अगर मान लो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमें 2100 साल तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस तक होने देना है। दैट इज द डिजायरेबल लिमिट। तो पेरिस क्लाइमेट डील में टारगेट सेट किया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज बाय 2100 विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो दिस इज द डिजायरेबल रेंज, बट मैक्सिमम अपर लिमिट भी दिया गया कि 2 डिग्री सेल्सियस। बोले कि सबसे अच्छा रहेगा कि 1.5 तक रोक दें, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल है 2 डिग्री सेल्सियस, कि 2 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। यानी कि अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में एवरेज टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, तो 22 से ज़्यादा तो नहीं होने देंगे, क्योंकि उसके बाद तबाही मच जाएगी। ऐसा पेरिस क्लाइमेट डील में हमने अग्री किया। और उसके अलावा पेरिस क्लाइमेट डील में सब ने क्या किया है, अपना अपना कमिटमेंट किया है। ठीक है, नेट इसमें कोई मैंडेटरी प्रोविजन तो है नहीं, सबको अपना अपना कमिटमेंट किया अपने तरफ से, उसको फुलफिल करना है सबको। अब पेरिस क्लाइमेट डील में जो कंट्रीज ने अपना अपना कमिटमेंट किया है, उन कमिटमेंट को अगर सारे कंट्रीज फुलफिल भी कर दें तो भी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा बाय 2100 विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो जो कमिटमेंट किया उसको पूरा कर दें तो भी। उसके अलावा जो हाल फिलहाल में जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट के हिसाब से कंट्रीज ने पॉलिसी भी नहीं बनाई है। तो पॉलिसीज नहीं बनाई है, जो मौजूदा पॉलिसीज वो फॉलो कर रही है उसके हिसाब से, तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2100 ईयर तक 1870 की तुलना में 2.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और यूएस, जिसने पेरिस क्लाइमेट डील से अपने आप को पुल आउट कर लिया था लेकिन अब वापस से आ गया है, अगर यूएस इसमें पेरिस क्लाइमेट डील में ना हो तो 1870 की तुलना में 2100 तक साल तक ओवरऑल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर कोई कंट्री कोई भी पॉलिसी ना अपनाए, सब अपने बेहिसाब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहें, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते रहें, तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल बी 4 to 4.8% हाइयर एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और प्री इंडस्ट्रियल लेवल के तुलना में अभी ही मार्च 2020 तक ही हम लोग 1.16 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं। और टारगेट कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। दिस इज द टारगेट अकॉर्डिंग टू पेरिस क्लाइमेट डील की। बेस्ट रहेगा 1.5 तक रोक दें, मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक तो रोकना ही रोकना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 234, डूम्सडे ग्लेशियर। तो देखो ये अंटार्कटिका का, ये जो वेस्टर्न अंटार्कटिका रीजन में एक ग्लेशियर है थवाइट ग्लेशियर। ये थवाइट ग्लेशियर काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। ये इतना फास्टर पेस से मेल्ट कर रहा है कि इसको फिर नाम दे दिया साइंटिस्ट लोगों ने डूम्सडे ग्लेशियर, क्योंकि इतना फास्ट पेस से ये मेल्ट कर रहा है कि सी लेवल राइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस मेल्टिंग ऑफ दिस थवाइट ग्लेशियर। एंड दैट इज वाई दिस वाज इन न्यूज इन रिसेंट टाइम, थवाइट ग्लेशियर इन वेस्टर्न अंटार्कटिका that has been named as Doomsday Glacier. But mind it, this Doomsday Glacier is, या फिर थवाइट ग्लेशियर जिसको नाम दिया गया, निकनेम दिया गया डूम्सडे ग्लेशियर, इज नॉट द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इज, yes, it is in Antarctica itself, but it is not the Thawite, it is the Lambert Glacier. this side में है, यहाँ पे कहीं पे Lambert Glacier which is the largest glacier in the world, Lambert Fisset Glacier in Antarctica. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 235, इट इज़ अबाउट लिथियम सल्फर बैटरी। तो सुनो, लिथियम आयन बैटरी के बारे में तो 2-3 आर्टिकल हम पहले भी देख चुके हैं। ये रिचार्जेबल बैटरी होता है। एक नई बात मैं बता रहा हूँ, 2019 का जो नोबेल प्राइज़ था ना केमिस्ट्री का, दैट वाज गिवन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। इसके लिए 3 लोगों को, स्टैनले विटिंगम, जॉन गुडएनफ एंड अकीरा योशिनो को मिला था। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, 2019 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया था फॉर डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी की समस्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे फ़ोन भी देखते हैं आपका गर्म हो जाता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है, तो प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीटिंग। और उसके अलावा लिथियम आयन बैटरी का कैसा है कि लॉन्ग रन में इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। देखते हैं कैसे लैपटॉप का भी चार्जर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
बाद में चार्ज होल्ड ही नहीं कर पाता, फ़ोन का भी चार्जर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो लिथियम आयन बैटरी हैज ए प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीटिंग एंड लूजिंग कैपेसिटी ओवर टाइम। इसीलिए हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने एक नया तरह का बैटरी बना दिया, लिथियम सल्फर बैटरी। उसमें कैसा है, लोग सल्फर को इम्बेड कर देते हैं लिथियम के ऊपर, और इससे कैसा होता है कि ये ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाता है, इसलिए सेफ भी रहता है। क्योंकि ओवर हीटिंग से कैसा है कि आग लग सकता है, कई बार फ़ोन जो फट जाता है, आग लग जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग। बट लिथियम सल्फर बैटरी इज सेफ ऑल्सो, लो कॉस्ट ऑल्सो एंड मोर एफिशिएंट ऑल्सो। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बस 15 टॉपिक करेंगे और आगे से बस 15 टॉपिक ही लेंगे एक दिन में। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, और 2:35 ऑनवर्ड्स कल हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू एवरीवन।